बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के एक बयान से करना चाहूँगी, जहां पे उनको आज ये कहते हुए सुनाई दिया, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। ये महज मेरे नज़दीक एक सियासी जुमला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर दिफ़ा को ये आज इतने सालों के बाद एतराफ़ करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जब उनको आज जाके याद आया कि ये एक ढकोसला था 18वीं तरमीम या नहीं। पिछले 2 दिन से कराची गुल प्लाजा में होने वाले वाक़े से मुतालिक बहस भी जारी है, मगर उसमें अफसोसनाक बात जो है वो ज़्यादा ये कि आज भी ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही कोई जो मसाइल है ना ये तमाम तर उनके हल के लिए कोई कोशिश है। आज भी सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से ही काम लिया जा रहा है। कराची की बड़ी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर MQM है, दीगर जमातें भी हैं, और ये वही जमातें जो कि एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही हैं। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा कि कराची को इस हाल तक पहुँचाने वाली जमातें जो हैं उनमें जमात इस्लामी और MQM है। कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया बल्दिया टाउन का वाकया था, जिसमें 360 कीमती जानों का ज़िया हुआ। क्या ये भूल गए या जिक्र करना नहीं चाहते? गुल प्लाजा कराची एक मंजिल इमारत थी, उस वक्त मेयर भी हमारा नहीं था और ना ही इदारे की सरबराही हमारे पास थी, जिसके जवाब में फिर MQM रुकन वसीम हुसैन ने पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल को जवाब दिया, और वो जवाब में उन्होंने ये कहा कि आज अल्ताफ़ हुसैन पर बातें करने वाले यही रुकन अल्ताफ़ हुसैन को जाकर हलीम खिलाया करते थे। यही रुकन अल्ताफ़ हुसैन को सिंधी अजरक और टोपी पहनाते थे। हमें मनाजरे का चैलेंज देने वाले अंदरून सिंध की सीटों की फिक्र करें। जब अल्ताफ़ हुसैन का गार्ड गोगा गुल प्लाजा उसने जब बनवाया था तो यही रुकन हिस्सेदार थे। गोगा के साथ हनीफ सनारा समेत दीगर का नाम भी ले लिया जाए। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ शामिल करना इंतहाई अहम है। यहाँ पे शैला रज़ा साहिबा का बयान, जो कि मैं चाहूँगी कि मेरे प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस हो। वो कहती हैं कि ज़रूरी नहीं कि हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुँचें, सबसे ज़रूरी वहाँ पर रेस्क्यू अमले का पहुँचना होता है और रास्ता बनाना होता है। गुल प्लाजा वाक़या एक साने में तब्दील हुआ, उस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जांबाक हुए। आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया के जंगल से भी घरों को लग जाती है। ये आग है, हो जाता है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। तो लाहौर में जो है हफीज़ सेंटर में साल में 3 मरतबा आग लग चुकी है, लेकिन उस पर तो कोई सियासत नहीं की गई। ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक या 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले आए, ये कहना है शैला रज़ा साहिबा का। तो यहाँ पे सवाल ये है कि MQM और पीपल्स पार्टी की क्या लड़ाई है, और ये जो लड़ाई चल रही है उससे एक आम कराची का शहरी किस तरह से मुतासिर हो रहा है, ये जानना निहायत ज़रूरी है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान पीटी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शैला रज़ा साहिबा जो ये कह रही हैं कि ये तो आग है, हो जाता है, अमवात होती हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, कैलिफोर्निया में हो जाए तो अमवात जो हैं वो इस तरह से हो जाती हैं। इस बयान की प्लीज़ वजाहत कीजिएगा, क्या वो डिफेंसिव हो रही हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने दुख का इजहार करने के लिए। यकीनन सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूरी कौम जो है वो रंजीदा है, और ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या है, एक सानिया है, एक अलमिया है। और मैं समझती हूँ जब हादसात होते हैं तो उस वक्त हमें पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय, एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय ये देखना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि हम गलतियां तलाश करें, हम ये देखें कि आगे बेहतरी कैसे हो सकती है। और हादसे के ऊपर जिस किस्म की सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, इल्ज़ामात हैं, देखिए जो इंसानी जान का ज़िया है उसका किसी तरह से कोई मदावा नहीं हो सकता। बाकी जो इक़दामात हैं वो तो फिर बाद में आते हैं कि किसी का कारोबार है फिर बन जाएगा, माली इमदाद हो जाएगी, रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। ये वो हैं जो इंसान के हाथ में, इंसान की दस्तरस में जो हो सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक हादसा, और एक ऐसा हादसा जो पहली बार नहीं हुआ, सिर्फ एक शहर में नहीं हुआ, एक सूबे में नहीं हुआ, इस मुल्क के अंदर हमें ओवरऑल, मैं समझती हूँ कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रही, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ हम में से हर फ़र्द को देखना चाहिए कि क्या हम जो माशरती रवैये हैं हमारे, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या हम अगर कोई एमरजेंसी है और एम्बुलेंस रास्ता मांग रही है या फायर टेंडर मांग रहे हैं तो क्या हम अपनी गाड़ी को या अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा पीछे कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? क्या हम हादसे की जगह पर मजमा लगा के देखने के बजाय हम
ये कोशिश कर सकते हैं कि जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको पहले मौका दे दें। बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे जहन में यहाँ हैं। पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कौन कर रहा है? नहीं, देखें बात ये है निम्रा, मेरा ख्याल है कि मैं तो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस किस्म के बयानात मैंने आज सुने हैं मैं बहुत रंजीदा हूँ। यानी हमने ये नहीं सोचा कि जब कहीं जनाजे उठते हैं ना तो सोग भी होता है। हम कहते हैं 3 दिन का सोग तो है, ठीक है, वो सोग भी नहीं है यहाँ पर। जो है कहाँ से बात निकाली जा रही है कि जी सिंध के ऊपर प्रेजेंटेशन क्यों दी, तो मुझे तो अब जहन में आता है कि क्या वाकई इस हादसे की तहकीकात होनी चाहिए, क्या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है कि आप एक हादसे को लेके आप जो है 18वीं तरमीम तक पहुँच गए। आप एक हादसे को लेके यानी एक सूबे को क्यों आप लिसानी बुनियाद के ऊपर आप उसको जो है तकसीम करना चाहते हैं। कहीं आपने देखा है कि नहीं एक मिनट निम्रा, किसी आपने कहीं पे देखा है कि किसी सूबे के अर्बन एरिया को अलग कर दिया जाए और उसके जो है रूरल एरिया को अलग कर दिया जाए? ये जिस किस्म का एक जहन साजी हो रही है ना, जिस किस्म की सोच है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सोच है ना इसकी भी तहकीकात करनी बहुत ज़रूरी है। वजाहत की थी पुलिस ने, जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कोई तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन लेट्स से कि आपकी बात मान ली जाए कि कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो मैडम इसमें फिर गफलत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की आती है। गुज़िश्ता कई साल से वहाँ पे हुकूमत हो रही है, सिंध पे हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बेसिक जो सिक्योरिटी है वो भी बिल्डिंग्स को प्रोवाइड नहीं की गई है। फिर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अपना काम सही से सरंजाम नहीं दे पा रही। तो अगर कोई तकरीबकारी कर भी रहा है, कोई अगर कॉन्स्पिरेसी चल भी रही है, तो फिर कामयाब भी आप ही होने दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप ही बनती है। देखिए निम्रा, हकाइक को हकाइक समझ के देखना चाहिए। मुझे आज आप ये बताएं कि मैंने तो पार्लियामेंट हाउस में भी फायर ड्रिल होते हुए नहीं देखी। पाकिस्तान की कितनी इमारतें हैं, मैं कहती हूँ ज़रूर ये हादसा इज़ आई ओपनर, ज़रूर जो है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए तमाम मुल्क के अंदर, तमाम इमारतों का। किसी एक इमारत की, किसी एक सूबे की, किसी एक शहर की बात नहीं है। आप अब ये कि जो इमारतें बन गई हैं, आज आप किसी को ये भी कहते हैं ना आप सीट बेल्ट लगा लो, आप ये भी कहते हैं ना कि आप सिग्नल ना ब्रेक करो, आप स्पीड को फॉलो कर लो, तो लोग जो है हमारे ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर आ जाते हैं। हमारे रवैये ये हैं, हमारी सोच है कि आज किसी इमारत के अंदर आप ताला लगा दें कि आप पहले फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करें, फिर आप जो है यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हुकूमतें इतनी कमजोर होती हैं कि जब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं, कोई एहतजाज करेगा तो वो गिव अप कर देंगे, इसीलिए कि हर अहम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पर ऐसी ही सियासत होती है। बजाय ये कि आज करना ये चाहिए था कि तमाम जमातें जिनके स्टेक्स हैं सिंध के अंदर, वो मिल के बैठती और कहती कि लेट्स थिंक अबाउट द वे फॉरवर्ड, कि आए हम सब मिलके ताउन करते हैं, हम तमाम इमारतों के जो है सिक्योरिटी ऑडिट कराते हैं, हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अनहोनी बात नहीं है कि रीस्ट्रक्चरिंग हो। ये देखें ना, बात ये कि जब आप इजाज़तें देते हैं, जब आप जो है एक जो इंतज़ामिया है वो माफिया बन जाती है। आप ही बताएं, वो इमारत अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए थी तो उसमें रिहायशी क्यों थे, उसके अंदर सिलेंडर्स क्यों थे? यानी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। आज हम इस पर बहस करते हैं ये क्यों था, लेकिन ये कि लेकिन हमें ये इसमें आप कह रही हैं कि सब जमातों को, जो कराची के स्टेक होल्डर्स उनको बैठना चाहिए। सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो वहाँ पे रूल भी कर रही है। पार्टी तो उसके बाद चले एमक्यूएम को कंसीडर कर लेते हैं। एमक्यूएम पे जब आपकी तरफ से इस तरह का अटैक आएगा, जब अब्दुल कादिर पटेल ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये तो सारी जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन की है और उनकी जमात की है और इन्होंने ये किया था वो किया था, जब माजी के भी मुर्दा घड़े जो है वो खोदे जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ बैठेंगे? मैं ये कहूँगी कि आप छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, आप मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर है, आप उनके बयानात निकालें, ठीक है? अभी ये नहीं कहूँगी कि पुराने, मैं कहूँगी हालिया बयानात निकालें। वो आपको बताते हैं कि कहाँ से फॉरेन फंडिंग हुई, वो बताते हैं कि कराची का अमन और सुकून कैसे दबा हुआ, वो बताते हैं कि लाशें कैसे गिरी, वो बताते हैं कि ठोक दो का क्या मतलब था। वो बताते हैं कि किस तरीके से कराची के अंदर तखरीबकारी और दहशतगर्दी हुई। बात यह है कि ये बातें मुझे नहीं करनी, हमने तो अपने घरों से जनाजे उठाए हैं, ठीक है ना इमरान? बहुत आसान है कहना, जिनके घरों से जनाजे उठे हो ना उनके लिए बहुत तकलीफें हैं। हमने कराची को जलता हुआ भी देखा है, हमने कत्लो गारत गरी भी देखी है, और आज उस सब चीज़ का एतराफ़ खुद मुस्तफ़ा कमाल करते हैं और वो कहते हैं कि लंदन से लेके, ये तो बात है बनी ना एमकेएम लंदन, ये बात है बनी ना हकीकी, ये बात है बनी ना एमकेएम पाकिस्तान, ये तो एक ही ग्रुप था, ये तो एक ही ग्रुप। यही जो आज तनकीद कर रहे हैं उनके पास मेयरशिप भी रही ना, यहाँ पीपल्स पार्टी के पास तो अब आए हैं ना। इतने सालों से तो या तो जमात इस्लामी के मेयर थे या एमकेएम के मेयर थे, या ये एमकेएम हमारे साथ जो है वो सूबाई हुकूमत में भी इनका शेयर था। बात ये जब चीज़ एक
शहर, एक सूबा इस तरीके से एक्सपैंड हुआ है, हमने तो सबको होस्ट किया है। लेकिन आज ये जिस किस्म की एक सोच आ गई है कि हम हर चीज़ के अंदर इस बात को ले आते हैं कि जी अपने सियासी अहदाफ और एजेंडास को कैसे पूरा करें, उसके लिए किसी हद तक भी जाना हो। किसी ने ये कहा कि नहीं आए हम बैठते हैं, हम एक्सपर्ट कर रही है, ये क्या कराची में एमक्यूएम कर रही है? देखिए ये तो मैं ख्वाजा आसिफ से भी सवाल करती हूँ। ख्वाजा साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपको 18वीं तरमीम पे एक मुकम्मल बहस हुई थी, सूबों को खुद मुख्तारी मिली थी, आज आपको आके पार्लियामान के अंदर ये क्यों कहना पड़ा, क्या वजह है, बताएं ना, हक़ाइक़ को सामने लेकर आए। मैं इसको आई विल नॉट टेक दिस स्टेटमेंट इन आइसोलेशन। ये बताएं किस सोच के साथ आए हैं, ये बताएं कि चाहते क्या हैं आपको। यानी आप मुल्क के आइन पे, आप उस चीज़ के ऊपर जो मुतफ़क़ा हुई, आप उस चीज़ के ऊपर, आज आपके ज़हन में कोई और सोच है तो वो आप फिर इस तरह की स्टेटमेंट से ख्वाजा साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है 18वीं तरमीम से मुतालिक, और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो 18वीं तरमीम पे अटैक को एक ज़ाती अटैक समझती है। नहीं तो इस तरह के बयान से, नहीं मेरा सवाल ऐड कीजिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह की बयानात से क्या आपके इत्तेहाद पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए बात यह है कि जो इकाइयाँ मजबूत हो ना तो वफाक मजबूत होता है। आप ये देखें कि सिंध के अंदर जिन लोगों ने लिसानियत फैलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने मिलिटेंसी फैलाने की कोशिश की, ये जो 18वीं तरमीम है इसने सिर्फ सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी, एक ओनरशिप नहीं दी, तरक्की भी दी है, महरूमियत के एहसास को भी ख़त्म किया है, वफाक को भी मजबूत किया है। तो मैं ये समझती हूँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम आपके काबीना का हिस्सा नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारी यहाँ तो अजीब अजीब बातें ही मुझे वाकई सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि एक ऑर्डिनेंस आ जाता है जिस पर सदर का दस्तखत नहीं है, फिर उससे भी हैरत होती है कि एक ऑर्डिनेंस विड्रॉ करने के लिए सदर को एडवाइस देते हैं जिसका वजूद ही नहीं है। यानी ये जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इनको मैं आइसोलेशन में नहीं देख सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी और चीज़ के लिए नहीं आपके साथ पार्लियामेंट में बैठी, हम ना बैठे तो आपका तो जो है ऐवान मुकम्मल नहीं होता, आपके का कोरम पूरा नहीं होता। हम इस जमहूरियत के लिए को डकोसला क्यों बोला होगा ख्वाजा साहब ने? ये तो ख्वाजा साहब बताएं उनके जहन में क्या चल रहा है। देखें अगर देखा जाए तो नेचुरली इनके हमेशा से अलायंस रहा है लिसानी जमातों के साथ या अलहदगी पसंदों के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए आप किसी भी हादसे को लेके किसी अकम्पलिशमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर ये हादसा हो गया तो सिंध के अंदर सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर हादसा हो गया तो थर के अंदर से कोयला बिजली पैदा नहीं कर रहा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हादसा हो गया तो हमने जो है ख़वातीन को बेहतर मौके नहीं दिए। देखिए बात ये है कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि हादसा हो गया तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस ही मुतारिफ कराई। आप ये नहीं कह सकते कि हादसा हो गया तो हमने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया। अगर आप 2022 की बारिशों के बाद देखें क्या तबाही थी। अगर कहीं पे किसी सूबे में वक्त पर रिहेबिलिटेशन हुई है तो वो सिंध है, ठीक है। और हम कभी एक सूबे की बात नहीं करते। पंजाब में हुआ, हम पंजाब में भी हम साथ खड़े थे। हमने उसके ऊपर कोई भी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हम कहते हैं पाकिस्तान की बात करें, हम तमाम हादसा के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, मजबूत वफाक देखना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास 1 मिनट बचा है, मैं जल्दी से इस पे आपका कमेंट चाहूंगी कि ख्वाजा साहब का ये जो बयान है इसको कंसिडर करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये समझती है कि ये जो बयानात हैं ये इसलिए आ रहे, एक एयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि 28th अमेंडमेंट की जाए, जिसमें बारहा ये बात हो रही है कि 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करने की कोई बात होगी, इसलिए ये बयानात अब आना शुरू हो चुके हैं मार्केट में? देखिए बात ये है, जब तक के जो मामला सूबों के माबैन हैं उनके लिए फोरम है, उनके लिए तरीक़ेकार है। किसी भी तरीके से जब तक किसी सूबे के अंदर से रेजोल्यूशन पास नहीं होती, उसकी असेंबली पास नहीं करती, ये सब बातें मेरे ख्याल में आवाम को धोखा देने के से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कहूँगी ये बातें ढकोसला है। ख्वाजा आसिफ साहब आप ढकोसला कर रहे हैं, आप बताइए, इसकी वजाहत दीजिए। अच्छा ठीक है, सहर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि उनकी राय ये है कि 18वीं तरमीम जो बयान आया उस पर डिफर का वो ढकोसला नहीं बल्कि ये बयानात ढकोसला है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग ही समझती है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो MQM जो है और पीपल्स पार्टी की लड़ाई, उस पर MQM का क्या कहने से बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुश आमदीद भी कहते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। मुझे ज्वाइन करी हैं सबीन गौरी साहिबा, MQM को रिप्रेजेंट करती हैं। सबीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। ब्रेक से पहले मेरे साथ सहर कामरान साहिबा थी शो में। उनसे मेरा जो टॉपिक था डिस्कशन का वो ये था कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। कराची जैसा जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि MQM पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और MQM जो है वो तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराती है। कादिर पटेल ने कहा कि कराची को इस हाल तक पहुँचाने वाली जमात जो है वो जमात इस्लामी और MQM है, जिसके जवाब में वसीम हुसैन साहब भी MQM से बोलते हुए नजर आए। तो ये मामला असल में है क्या? देखिए, मेरे ख्याल में कराची जैसा शहर जो है वो इस वक्त जिस अंधुनाक हादसे का शिकार हुआ है, मेरा शहर कराची है, मैं वहाँ पली बड़ी हूँ। किसी भी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग कोई भी कराची वाला तो नहीं कर सकता। जो कराची को अपना समझते हैं, जो कराची में पले बढ़े हैं, कराची का दर्द रखते हैं, वो कम से कम इस अंधुनाक साने को, ये कौमी सानिया जो है आज MQM ने मुतालबा किया है, इसे कौमी सानिया करार दिया जाए। इस वक्त भी 80 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनकी फैमिलीज बाहर बैठी हुई हैं। उस दिन जिस दिन ये वाकया पेश आया, रात से जो है वो हक परस्त गवर्नर सिंध, वहाँ के रुकने कौमी असेंबली अरशद वोरा, अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद थे। सिंध हुकूमत हमें जिम्मेदार तो बिल्कुल ठहरा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, असेंबली में ऐसा हुआ भी है, मगर क्योंकि MQM के मुतालबे पे ही आज की जो रोजाना की कार्रवाई है वो सस्पेंड करके इस पे बहस जो है वो कराची के उस पे बात की गई थी। मेरे लोग, हमारे जानने वाले अजीजो अकारिब, मतलब एक कराची का दिल था, एमेजिना रोड कराची का दिल है, और जो वहाँ पे मौजूद गुल प्लाजा है, कोई ना कोई किसी ना किसी जो है वो रेफरेंस से वहां कभी ना कभी जरूर गया होगा। वो एक ऐसी जगह है। अच्छा। बात यह है कि इतने टाइम गुजरने के बाद ना मेयर पहुंच सके, 23 घंटे बाद मेयर पहुंचे, वजीर आला जो कस्टोडियन ऑफ द प्रोविंस है वो किस वक्त पहुंचे, वहां पे फायर फाइटर्स पहुंच गए थे। उस पे शैला रजा साहिबा कह रही हैं कि वज़रा का पहुंचना इतना जरूरी नहीं होता, मेयर जरूरी नहीं है कि हर जगह पे पहुंच पाए, वहां पे रेस्क्यू होना जरूरी था, वो शुरू हो चुका था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं लोकल गवर्नमेंट में भी रही हूँ, वहां से चंद गज के फासले पे मेयर सेक्रेटरीट है, एमेजिना रोड पे, और चंद ही गज के फासले पे फायर स्टेशन का हेड ऑफिस है। ठीक है, फायर फाइटर्स पहुंचे, हमारे एक फायर फाइटर फुरकान ने अपनी जो है वो जान दे के शहादत जो है वो उसको नसीब हुई और उसने लोगों की जान बचाई। मगर बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वहां कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद थी जो वहां पे खिड़कियां तोड़ के लोगों को निकालना, स्नॉर्कल्स के जरिए लगाते। आपको पता है, एक आने का रास्ता था, रात का वक्त था, 24 रास्ते बंद हो चुके थे, 2 रास्ते खुले थे और ऊपर जाने के 2 ही रास्ते थे। तो कौन ऐसी वहां पे अथॉरिटी मौजूद थी रात भर जिसने ये सब किया? सुबह के बाद सब पहुंचना शुरू हुए। देखें, जो कोई भी ऐसा वाकया, और कराची में ऐसे अंधुनाक बदकिस्मती से वाकयात होते रहते हैं, शुरू के 2-4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस टाइम आग पे काबू पा लिया जाता तो ये जो है वो प्रॉब्लम ना आती। मेयर कराची जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के जो है इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। तो MQM पाकिस्तान ने 2022 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से 140A के तहत जो है वो केस जीता, और सिंध हुकूमत की बदौलत ही आज तक वो मेयर के इख्तियारात हासिल नहीं हो सके जो हम मांगे जा रहे हैं। यही अथॉरिटी, रिट ऑफ अथॉरिटी तो हम कहते हैं कि कराची को चाहिए है। ठीक है, आपने जो है वो कह दिया कि भाई 1995 में ये इमारत बनी, आज निसार खोड़ो साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे 1990 में ये इमारत बनी, मगर बात यह है कि इस वक्त 17 साल से वहां किसकी हुकूमत है? मुकामी हुकूमत किसकी है? 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। 17 साल से सूबाई हुकूमत किसकी है? बात यह है कि टैक्स कौन लेता है इस वक्त कराची से? अगर वहां सेफ्टी मेजर्स नहीं थे तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी पिछले 17 साल में कि उस पर इंप्लीमेंट कराता? आज ये मॉल का वाकया हुआ था, उसके बाद एक सर्वे कराया गया, फायर सेफ्टी सर्वे जो है वो तमाम इमारतों का हुआ। 275 ऐसी इमारतें जो है वो जो इस तरह के बड़े शॉपिंग प्लाजा मौजूद है, उसमें से सिर्फ 50 में जो है ये फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये करने के बाद जो 220 इमारतें नहीं है जिनमें ये फायर सेफ्टी सिस्टम, उस पर इंप्लीमेंट कराता? जो हुकूमत रेवेन्यू लेती है, मकामी हुकूमत भी पिछले 3 साल से इनकी है। मैं आपको बताऊं, लास्ट जो आखिरी दफा जो ये आपके फायर टेंडर्स, नॉकल्स और जो ये फायर टेंडर्स दिए गए थे, ये 2020 में हक परस्त हुकूमत के जमाने में वफाक से लेके दिए गए थे। 3 साल में अगर आपको लगता है कराची इतना बड़ा शहर है तो क्यों आपने उसके अंदर ये रिसोर्सेज, आपके पास तो सारी रिसोर्सेज हैं, बल्दियात का मिनिस्टर आपका बैठा हुआ है, बाकी मुझे लेकिन इस पे जरूर जवाब दीजिएगा। कादिर पटेल ने यह भी कहा कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा वाकया ही तो बल्दिया का था, जिसमें 360 कीमती जानों का नुकसान हुआ था। क्या
क्या आप लोग ये भूल गए हैं कि आप इसका जिक्र नहीं करना चाहते? फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि बिल्कुल नहीं भूले। एक मिनट साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुल प्लाजा कराची एक मंजिल इमारत थी, उस वक्त का मेयर भी हमारा नहीं था और ना ही इदारे की सरबराही हमारे पास थी। वो कह रहे हैं इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमक्यूएम के पास आती है कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई। बल्दिया फैक्ट्री का वाकया भी नहीं कोई वहां पे भूल सकता। एमक्यूएम वहां पे 4 दिन मौजूद रही, मगर मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां फायर सेफ्टी के इकदामात नहीं थे, ठीक है। और यही मसला था कि वो जो है वो तनख्वाहें दी जा रही थी, एक दरवाजा था जो बंद था। तो उस वक्त के जो सिटिंग हमारे मिनिस्टर है ना इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि वो वहां पे फायर सेफ्टी कराने में नाकाम रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहाँ पे कोई ये जिम्मेदारी समझ रहा है? 3 दिन से जो हम टीवी शोज में देख रहे हैं या असेंबली के फ्लोर पे भी, और कल तो जो है आपको पता है सिंध असेंबली में इस टॉपिक पे बात ही नहीं करने दी गई। बात यह है कि आप अपोजिशन को बात नहीं करने देंगे, उसकी आवाज दबा देंगे, तो किस तरह मसला हल होगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत जो है ना और मुकामी हुकूमत भी, लोकल गवर्नमेंट की कोई कंधा ढूंढ रही है जिसके ऊपर जो है ना वो किसी तरीके से जिम्मेदारी डाल सके। बात यह इसके जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी? आपको ऐसा लगता है कि 1990 में, 1998 में, 1995 में 3 अलग अलग बयान आए हैं। अगर आपको लगता है कि उस वक्त एक मंजिला इमारत थी और नहीं कुछ हुआ, तो भाई पिछले 17 साल में आप कर लेते, आपको किसने रोका? आज आपकी हर आप खुद भी अगर कराची से वाकिफ हो, हर डिपार्टमेंट में इनके लोग बैठे हुए, हर डिपार्टमेंट में इनका राज है। सिंध जो है वो कराची जो है वो कराची से ज्यादा जो है वो कोई अंदरूनी सिंध का जो है वो सेक्रेटरीट और वो लगता है। तो आप अब जो है वो ये काम कर लेते, पिछले 17 साल में कर लेते, मेयर साहब पिछले 3 साल में कर लेते। बात यह कि 1998 में अगर जो है ऐसी जिम्मेदारी कोई इमारत बनी थी, उस वक्त ये वाकया पेश नहीं आया, ये वाकया आज पेश आया। जब मैंने पीपल्स पार्टी से बात की है तो वो उसकी जिम्मेदारी आप पे डालते हैं, जमात इस्लामी पे डालते हैं। आपसे बात कर रही हूँ, आप उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल रही हैं। मुझे ये बताएं कि फिर जब ये इसी तरह चलता रहेगा, आप जब ये बात कर रहे हैं कि कादिर पटेल कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम पे है, ये बिल्डिंग भी आपकी वजह से इस तरह से बनी, उस तरह से हुआ, ये सब हुआ, अब इसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी किधर जा रहा है? जो कराची का एक आम आदमी है वो बेचारा तो फिर पिसता ही रहा है पहले भी और अभी भी पिसता रहेगा। हम पहले भी कराची को ओन करते थे। अगर हम कराची को ओन ना करते होते तो जिस वक्त आग लगी है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ना वहां पे जो है वो वहां का शहर का गवर्नर मौजूद होता, ना अपोजिशन लीडर मौजूद होता, ना वहां का रुकने कौमी असेंबली मौजूद होता। ये सब लोग और भी एमपीएस जो अपोजिशन के थे सब वहां रात भर खड़े रहे हैं, मगर कोई और जिम्मेदार अथॉरिटी का वहां पे नहीं पहुंचा जो चीजों को मैनेज कर सकता। उसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की और हम इल्जाम तराशी नहीं कर रहे। ये तो इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत का काम है, वो कोई कंधा ढूंढ रही है जिसके ऊपर वो रख के जो है ना वो अपनी बंदूक चला सके। मगर बात यह है कि हम दोबारा ये कहते हैं कि कराची को समझना होगा, हम सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, आज की एमक्यूएम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने दिन का आगाज किया था, चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सबसे पहले पीएम को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपका भी उतना ही हक बनता था। कराची में कोई वफाक का नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने एक फोन करने की जहमत नहीं की। जब बोल्टन मार्केट का आज से कई साल पहले वाकया हुआ था ना, तो उस वक्त वफाक ने आगे बढ़ के जो है ना वो सूबे का बोझ उठाया था। अगर इस वक्त सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है, मुकामी हुकूमत नाकाम हो गई है, तो हम वफाक की भी जिम्मेदारी समझते हैं। हम किसी पे ये बोझ नहीं डाल रहे। हम तो कराची के, देखिए कराची के बेटे, कराची की बहनें वहां सब मौजूद थे, वहां कराची वाला मौजूद था, मैं खुद वहां पे जो है वो 1 दिन पहले मौजूद थी। मगर बात यह है कि इस वक्त सिंध हुकूमत को समझ शायद नहीं आ रही है। इस वक्त भी वक्त है, 17 साल का जो कुछ उन्होंने बिगाड़ पैदा किया है, आज से भी शुरू करें ना। मेरी बात समझिएगा मेरी बहन, आज से भी शुरू करें ना, तो अगले साल 2 साल में शायद हम ऐसे अंधुनाक वाकयात होने से बचा सकते हैं और कराची जैसे बदकिस्मत शहर में कोई बेहतर गवर्नेंस ला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, एमक्यूएम की भी गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सुनी। उसमें जो अफसोसनाक एलिमेंट मुझे अभी लगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि यहाँ पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में ये किया था, ये अपोजिशन में रहते हुए हमारा ये किरदार था, ये जिम्मेदारी इस वजह से हो रही है, यहाँ पे ये बदउनवानी है या ये मसाइल हैं इनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, ये जो मामलात हो रहे हैं इसकी वजह से गड़बड़ हो रहे हैं। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है, बस सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
जी वेलकम बैक। जमहूरियत में बल्दियाती इदारे इंतहाई अहम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों को डिक्टेटर्स के अदवार में ही इंतहाई अहमियत दी गई। जब भी मुल्क में नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आईं तो उनकी हर मुमकिन कोशिश रही है कि मकामी हुकूमतें वजूद में ही ना आ सकें और तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो या तो कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान या वज़रा के हाथों में मुंजमद रहें, वही सेंटर ऑफ अटेंशन रहें हमेशा, और जो तमाम तर वसाइल हैं वो भी उन्हीं के पास मरकूज रहें। पहले तो हुकूमतों की जानिब से बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करवाई नहीं जाते और बिल फर्ज कभी मजबूरन बराए नाम अगर ये इंतखाबात करवाने पड़ ही जाएं तो बल्दियाती इदारों और उनके मुंतखब नुमाइंदगान को उनके जायज़ आइनी और कानूनी हुकूक और इख्तियारात से महरूम रखा जाता है। इस हुकूमत के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई देते। ना तो अभी तक बल्दियाती इदारों के इंतखाब करवाए गए और ना ही मुस्तकबिल करीब में हुकूमत का ऐसा कोई इरादा दिखाई देता या हुकूमत आमादा दिखाई देती है। कुछ महीने पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में भी अपने जारी करदा निज़ाम के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, मगर मुतालिका हुकूमतों ने अपने जो उनका तर्ज़ अमल है उससे इस बात को वाज़े कर दिया और जो ऐलान था उसको गैर मौसर बना दिया। और जो अभी की सूरत हाल है वो ये कि बलोचिस्तान समेत ये इंतखाबात इस्लामाबाद में भी एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान भी किया गया था जिसके मुताबिक फरवरी में इंतखाबात होना करार पाए थे, मगर वफाकी काबीना ने मकामी हुकूमतों के कानून में 14 तरमीम के साथ वफाकी दारुल हुकूमत के लिए एक नया बल्दियाती ढांचा तजवीज़ कर दिया है, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को 3 टाउन कॉरपोरेशन में तकसीम करने की तजवीज़ ये दी गई है और इस वक्त इस्लामाबाद कौमी असम्बली की 3 हलकों में तकसीम है। तो ये जो मुजवज़ा टाउन कॉरपोरेशन हैं उसमें भी कौमी असम्बली के एक हलके पर मुहित होगी। इसी तरह राय दहिंदगान की मौजूदा तादाद और हल्का बंदियों में रद्दोबदल के जरिए हलकों की तादाद भी बढ़ाने की तजवीज़ है। यूं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। इस सब पर एक मुनज़्ज़म एहतजाज और रद्द अमल सिर्फ जमात इस्लामी के नज़र आया, उसके अलावा किसी दूसरी जमात की तरफ से कोई रद्द अमल खासा नज़र नहीं आता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के मुताबिक इन बल्दियाती क़वानीन के ख़िलाफ़ जो ज़ोरदार मुहिम है वो चलाई जा रही है। जमात ने बल्दियाती एक्ट को आइन की दफ़ा 140A के मुनाफी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। अब मैं इस्लामाबाद का रुख करूंगी। इस्लामाबाद में पास होने वाले ऑर्डिनेंस के मामले पर जमात इस्लामी इस्लामाबाद के सदर नसरुल्लाह रंधावा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर और हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। उनकी जो पिटीशन थी उसके मुताबिक इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद ऑर्डिनेंस पास होना इलेक्शन मुलतवी करने की एक कोशिश है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और सदर के बाद इलेक्शन कमीशन को भी जवाब तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए नसरुल्लाह रंधावा साहब खुद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें। रंधावा, शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो बल्दियाती स्ट्रक्चर है इसमें अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बी इट द कैपिटल या फिर पंजाब में हो रही है, तो उसे मसला क्या जमात इस्लामी को? देखें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम मसला है जिसके ऊपर आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, दावत दी है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह अभी आप इसके बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि ये बल्दियाती इलेक्शन आइन की आर्टिकल A140 के तहत एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और ये आइन उस वक्त की हुकूमत को ये हुक्म देता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। ये कोई ऑप्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर गवर्नमेंट इससे किसी न किसी बहाने से भाग रही है तो वो दरअसल वो आइन को मुअत्तल करना चाह रही है। अच्छा, अब आपने कहा कि अभी जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसके बारे में हमें क्या मसला है। जमात इस्लामी को नहीं, जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके तहत तो ये पूरी इस्लामाबाद की अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ से असल में महरूम रखा गया है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ही ख़त्म कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद की भी और इस्लामाबाद के अवाम की भी एक तजलील है। वो किस तरह सर? इसी तरह से कि इस्लामाबाद एक कैपिटल है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद एक फेस है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का। इस्लामाबाद के अंदर 100 से ज़्यादा मिशन है इस वक्त सारे, और वहाँ आप उसको मेट्रोपॉलिटन को ही ख़त्म कर दिया और उसको टाउन्स के अंदर डाल दिया है। दूसरी बात उसी के अंदर ये है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर इस्लामाबाद के जो पहले ये था कि जैसे ही MCI यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफ इस्लामाबाद की टर्म ख़त्म हो तो विद इन 120 डेज़ इलेक्शन होना चाहिए और विद इन 120 डेज़ के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होता था जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत थी पहले 6 महीने। अब क्या कर दिया है कि उसको इन्होंने
غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے بدنیتی صاف سامنے آ رہی ہے۔ یہ جب ایڈمنسٹریٹر یہاں مستقر رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی حیثیت تو ختم ہوگی، اور یہ اب بیوروکریسی اس کے اوپر جو ہے مسلط رہے گی۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی کسی طرح کے بھی ٹیکس اور کسی طرح کے بھی کوئی ٹرانسفر فیس یا رینٹ یا کوئی بھی اس ٹائپ کے جو معاملات تھے وہ سارے کرنے ہوتے تھے ایم سی آئی نے، اور ایم سی آئی منتخب اسلام آباد کے نمائندوں پہ مشتمل جو ہوگی، اس کے اندر اس نئے آنے والے آرڈیننس کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی ختم کر دی ہے اور اس کا اختیارات بھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کو دے دیا ہے۔ چوتھی چیز کہ اس آرڈیننس کے اندر اس کو غیر جماعتی کر دیا ہے، اور یہ ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ اب کیا ہوگا کہ جو کونسلر جیتیں گے، جیتنے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر وہ جس پارٹی کو چاہیں وہ جوائن کر لیں گے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے پھر اسلام آباد کے اندر لوگوں کو شاید اس طرف لگا دیا ہے کہ جیتنے کے بعد جس کو چاہیں گے وہ خریدیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ جس کے لیے اسلام آباد کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا، جس پارٹی کے لیے، جن لوگوں کے لیے، یہ لہٰذا وہ بھی کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیا آرڈیننس اٹ سیلف جو ہے وہ اسلام آباد کی عوام کی بھی توہین ہے، اسلام آباد کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حق کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ اور اگر آگے میں تھوڑی سی بات کروں تو دیکھیں یہ جو آرڈیننس آیا کب ہے؟ یہ آرڈیننس آیا ہے 10 جنوری کو، اور اسی کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ فلی سیٹسفائیڈ ہے کہ اسلام آباد میں ایسے سرکمسٹانسز بن گئے ہیں کہ ارجنٹلی ان کو ایک آرڈیننس ایشو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا کوئی سیشن نہیں چل رہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے 10 تاریخ کو یہ آرڈیننس ایشو ہوتا ہے اور 12 تاریخ کو صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس کا جو شیڈول ہے قومی اسمبلی کا تو پہلے سے آیا ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک مذاق ہے اسلام آباد کی عوام کے ساتھ۔ یہ اصل میں ایک پیچھے بدنیتی ہے پوری کہ کسی طریقے سے ہم یہاں بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آئین کو معطل اور بیوروکریسی کو جو ہے نا یہاں مسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے پٹیشن فائل بھی کی ہے اس پہ سماعت بھی ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو جماعت اسلامی ہے اس کی طرف سے احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، پھر آئین اور قانون کا راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، سر آپ کی یہ درخواستیں جو ہیں وہ کہیں گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ اپ کر سکتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مؤثر ثابت ہوں گی؟ ہاں، ہمیں دیکھیں اپنے حق کے لیے مسلسل میدان کے اندر رہنا یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ ہم سارا کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا وہ جو آرڈیننس ایشو ہوا تو ہم ویری نیکسٹ ڈے ہی چلے گئے کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، کہ یہ آرڈیننس ان صورتحال کے اندر اس آرڈیننس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہیں بنے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر تو ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ہونے کے اندر بھی ان کو لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ آرڈیننس ایک اصل میں اس الیکشن کو ایک دفعہ پھر ملتوی کرنے کی سازش ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی جس دن ہمارے پٹیشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور اس طرح پریزیڈنٹ کو سب کو نوٹسز کیے، تو اسی دن شام کو الیکشن کمیشن نے اپنا جو شیڈول ہے اسے ریکال کر لیا، یعنی ان اے وے جو الیکشن 15 فروری 2026 کو ہونے تھے ان کو پھر انہوں نے ملتوی کر دیا۔ تو ہم اس کے خلاف بھی پھر پٹیشن ویری نیکسٹ ڈے اگلے وہاں بھی چلے گئے، اور وہ پٹیشن بھی ایڈمٹ ہو گئی، اور اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز کر دیے ہیں۔ تو 27 تاریخ کو یہ ہیئرنگ ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں اس کورٹ سے انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ضرور ہوں گے، اور اسلام آباد کے لوگوں کو ان کا آئینی، جمہوری اور بنیادی حق ملے گا۔ ٹھیک، امیر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد کے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انتخابات میں نئی جو ٹاؤن کارپوریشنز کی بات ہو رہی ہے، اس کی تقسیم سے شہریوں کے ووٹ اور ان کی نمائندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں دیکھیں، اس کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ 3 بنائیں گے تو میرا سوال سیدھا سب کا یہی ہے کہ اسلام آباد کا اوورآل اونر کون ہے؟ اسلام آباد کے ان تینوں کے اوپر کس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ ان ٹاؤن کارپوریشنز کو وہ سارے فنڈز دیں گے اور ایڈمنسٹریٹو ان کو اتھارٹی دیں گے، کیونکہ 2 طرح کی اتھارٹی ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دونوں اتھارٹی ان کو کون دے گا، ان کو کون؟
असल में तो मेयर होता है, जो मेयर MCI का पूरे इस्लामाबाद का एक होता है जिसने अपना हक लेना होता है। फिर हक कैसे लेना होता है? वो जो मेयर होगा दरअसल उसने फिर गवर्नमेंट से बात करनी होती है। असल में बात थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की आइन के मुताबिक जिस तरह बाकी 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद की एक स्टेटस एक उस यूनिट का है जिसका स्टेटस इक्विवेलेंट टू सूबाई असम्बली है। तो जिसके तहत इस्लामाबाद को आइन के मुताबिक यहाँ एक चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी यहाँ काबीना, उसके यहाँ डिपार्टमेंट होने चाहिए और इस्लामाबाद को NFC से उसी तरीके से ही शेयर मिलना चाहिए जिस तरह बाकी 4 सूबों को मिलते हैं। ये जो मेयर है दरअसल वो तो इस काम के लिए फाइट कर सकता है। बाकी ये 3 टाउन होंगे, इन 3 टाउन के ऊपर फिर क्या होगा? वही कमिश्नर के और वही एक DC जो है इन तीनों टाउन्स को जरा कंट्रोल कर रहा होगा। फिर ऊपर से ब्यूरोक्रेसी का होल्ड और नीचे जो है ये जो टाउन्स होंगे ये उनके पास फंड मांगते रहेंगे, अथॉरिटी मांगते रहेंगे, वो अपने मुल्क से जिस तरह चाहेंगे उन्हें चलाएंगे और बेसिक हक इस्लामाबाद की आवाम को नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये अगर सर आपको ये भी लगता है कि जो बल्दियाती इदारे अगर फॉल हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और फिर सबसे बढ़ के एक आम आदमी के लिए किस हद तक उसकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है? देखें, ये वैसे तो सबसे पहली बात मैं फिर भी यही बात कहूँगा कि ये जो 1973 के जो आइन में बल्दियाती इलेक्शन की जो यानी एक पूरा उसका एक आर्टिकल है, तो उसके तहत बल्दियाती इलेक्शन तो होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा तो शायद इस्लामाबाद में इसकी ज़रूरत है। आप अब देखें कि इस्लामाबाद की आबादी है 4 डिफरेंट उसके सेक्टर्स हैं। इस्लामाबाद में एक सेक्टोरियल एरिया है, एक सेमी अर्बन एरिया है, एक सोसाइटीज़ एरिया है, एक देही एरिया है। अच्छा, इन सारे एरियाज़ के अपने अपने मसाइल हैं। अच्छा, अब वहाँ उस गली और महल्ले के मसाइल को आप एग्जांपल है सेमी अर्बन एरिया की, ये 12 का हुआ है, तरनौल का पूरा एरिया है, पूरी ये जो गौरी टाउन है और ये पूरा लतरार रोड है, खन्ना पुल से लेके आगे तक जहाँ तक चलता है। आप देखें कि वहाँ इस्लामाबाद के अंदर अगर ICT को लें या यहाँ के कमिश्नर को लें या यहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लें, वो तो उन गली महलों के अंदर जाते ही नहीं हैं। अच्छा। और वो जाते भी अगर हैं तो वो कहते हैं ये तो सारे इलीगल एरिया हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या है कि इस वक्त 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ है, लेकिन वहाँ पे ना पानी की फैसिलिटी, वहाँ पे ना कोई तालीम, वहाँ ना कोई सेहत के लिए कोई हॉस्पिटल, वहाँ ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे ना कोई और तो और वहाँ कोई गार्बेज और कूड़ा उठाने तक की जरा कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। हाँ, अब अगर वहाँ पे यूनियन काउंसिल का निज़ाम होगा, वहाँ पे काउंसलर्स हर कोई अपने वार्ड का एक होगा, तो वो वार्ड का काउंसलर जो इस वक्त 2000 आबादी के ऊपर एक वार्ड है, वो जब वहाँ से मुंतखब होगा, वो अपने UC से और फिर MCI से फ़ंड लेके अपने लिए आवाज़ भी उठाएगा, फ़ंड लेके छोटे मोटे मसाइल सारे वो हल करेगा। तो लिहाजा ये जो बुनियादी गली महल्ले के मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, यूनियन काउंसिल्स के मसाइल हैं, ये सिर्फ बल्दियाती इदारे ही हल कर सकते हैं, ये MNA या वज़रा हल नहीं कर सकते हैं। तो फिर अमीर साहब इस पर दीगर कोई जमात हमें जमात इस्लामी के साथ नज़र क्यों नहीं आती? इस पर सिर्फ जमात इस्लामी हमें प्रोएक्टिव क्यों दिखाई देती है? जमात इस्लामी हम चूँकि अवाम के अंदर रहते हैं और अवाम की और वार्ड लेवल तक हमारी जगह मौजूद हैं, अवाम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अवाम के मसाइल से हम आगाह हैं, इसलिए अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए और उनको हल करने के लिए अपनी हर कोशिश करते हैं। तो बाकी सारी जमातों का उनकी कोई नीयत नहीं है इस मामले पे? किनकी? बाकी सारी जमातें क्या ये समझती नहीं? जिस भी जमात से आप बात करेंगे वो यही कहेंगे कि हम तो एक आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। नहीं, बाकी मैं किसी जमातों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि हम अवाम के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए हर वक्त मैदान के अंदर रहते हैं और ये हमारी तारीख भी गवाह है। हमारे अलखिदमत फाउंडेशन इसी पर्पज़ के लिए जमात इस्लामी की बनी हुई है और हम लोगों को पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे इखलास के साथ उनके लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह सारे काम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए हम वार्ड और सर ये तो चले हमने इस्लामाबाद की बात कर ली ना, इस्लामाबाद से हट के भी पंजाब में भी हमने देखा कि तरमीम की गई हैं, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो एक्ट है उसमें तरमीम हुई हैं। तो ये जो जमात इस्लामी की कार्रवाई है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है बल्कि वो दीगर तमाम तर सूबों में भी हमें दिखाई देती है। तो अभी आगे का एजेंडा क्या है? आगे का एजेंडा ये है, एक तो हम पंजाब के अंदर भी जो सिमिलर काइंड ऑफ जो अभी स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का, उसके खिलाफ भी हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जमात इस्लामी इस वक्त।
اور وہاں پہ ان کی ہیئرنگ بھی چل رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسی لیے ہم ایک کالا قانون کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ بنیادی حق نہیں دیتا یہ جس طرح سے ایکچول ہونا چاہیے. تو اس کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے 4 دنوں کے دوران پورے پنجاب کے اندر جماعت اسلامی نے اس قانون کے خلاف ریفرنڈم بھی کروایا ہے, اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اسے کے اندر حصہ لیا ہے اور اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, جس کے رزلٹ ہوں گے کل امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر ساری چیزیں دکھانے کے بعد گورنمنٹ اگر بات نہیں مانتی ہے تو اگلے لاہے عمل بھی امیر جماعت اسلامی انشاءاللہ اعلان کریں گے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے اس میں الیکشن کمیشن کا کردار آئین کی حفاظت نہیں اور منصفانہ اور آزادانہ جو ان کو فیصلے کرنے وہ نہیں لگتا, بلکہ اس حکومت کی سہولت کاری کا لگتا ہے. لیکن انہوں نے تو شیڈول جاری کیا ہے نا, وہ تو بار بار انہیں شیڈول جاری کیا, لیکن آئین کے تحت میں دوبارہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر شیڈول ایشو ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بھی اگر نئی قانون سازی آرڈیننس جاری ہوگا تو وہ اس شیڈول کے اوپر اس الیکشن کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا. لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بالکل ملتوی نہیں کرنے چاہیے تھے اور ان کو اپنا سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور ٹائم کے اوپر الیکشن کروانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی, جماعت اسلامی کی رائے آپ نے سنی, جس میں جماعت اسلامی کا ماننا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو بار بار ڈیلے ہو وہ حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اصل میں عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے قانون سازی نہیں بلکہ بدنیتی زیادہ دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ آپ کا سر مجھے جوائن کرنے کے لیے. امیر صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.